और सवाल ये है कि क्या होता अगर टोनी स्टार्क ने एंड गेम में इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाते वक्त गलती से टाइम स्टोन को छू लिया होता। ओहो, ये तो मतलब पूरा गेम ही चेंज कर सकता था। चलिए इसी ख्याल की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, तो स्क्रिप्ट हमें सीधा ले जाती है टोनी स्टार्क के लैब में। सीन 1 है ये। अच्छा, रात का वक्त है और टोनी और रॉकेट मिलके उस नए गॉन्टलेट पर काम कर रहे हैं। वो आइकॉनिक गॉन्टलेट। हाँ। माहौल कैसा है लैब में? माहौल में थोड़ी थकान तो है, जाहिर है लेट नाइट है, पर फोकस पूरा बना हुआ है। हाँ, इंटेंस मोमेंट था वो। मशीनों की हल्की आवाज आ रही है और दोनों अपने काम में डूबे हैं। टोनी कुछ सर्किट्स वगैरह चेक कर रहा है और रॉकेट वो फाइनल ट्यूनिंग में लगा है। ठीक है, तो सब नॉर्मल चल रहा है कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल नॉर्मल। और तभी सीन 2 में काम करते करते ही टोनी की उंगलियां फिसल जाती हैं अरे, और अनजाने में, बिल्कुल अनजाने में टाइम स्टोन से टच हो जाती हैं। ओहो, ये नहीं होना था। एग्जैक्टली। और फौरन एक तेज हरी रोशनी चमकती है, वो टिपिकल टाइम स्टोन वाली। और स्क्रिप्ट में लिखा है कि एक अजीब सी इलेक्ट्रिक हमिंग साउंड भी गूंजती है। हाँ बिल्कुल। टोनी एकदम हक्का बक्का रह जाता है, शॉक में। उसके मुंह से निकलता है, अगे रुक जा, ये नहीं होना चाहिए था। जाहिर है उसे क्या पता था कि इस एक टच का क्या असर होने वाला है। तो क्या होता है फिर? सीन 3 में क्या दिखाया? असर फौरन होता है और बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक। टोनी को तेजी से बदलते हुए विजुअल्स दिखने लगते हैं। विजुअल्स मतलब? जैसे जैसे टाइम की नदी में कोई पत्थर फेंक दे, वैसी उथल पुथल। उसे अलग अलग पॉसिबल फ्यूचर्स की झलकियां नजर आती हैं। बाप रे, कैसे फ्यूचर्स? बहुत डार्क। स्क्रिप्ट के हिसाब से अवेंजर्स हार रहे हैं, पृथ्वी तबाह हो रही है। ओ माय गॉड। हाँ, और कोई एक अंधेरा सा साया है जो वक्त पर कब्जा कर रहा है। और टोनी खुद, क्या वो भी कुछ देखता है अपने बारे में? हाँ, एक विजन में वो खुद को भी देखता है, लेकिन एक अलग तरह की कुर्बानी देते हुए। जो हमने देखा उससे अलग। तो ये सिर्फ हालुसिनेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट इसे क्लियर करती है। ये टाइम स्टोन की असली शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन है। उसकी रियलिटी को मोड़ने की ताकत का सबूत। इसके साथ कुछ आवाजें वगैरह भी थी? हाँ, स्क्रिप्ट में मेंशन है कि इन विजुअल्स के साथ डरावनी आवाजें आती हैं और फिर अचानक एकदम सन्नाटा छा जाता है, जो उस एक्सपीरियंस को और भी भयानक बना देता है। मैं सोच सकता हूँ टोनी की हालत। वो तो पूरी तरह हिल गया होगा। सीन 4 शायद इसी पर होगा। हाँ बिल्कुल। उस पर डर, कंफ्यूजन और एक अजीब सा अनजाना बोझ हावी हो जाता है। वो खुद से बुदबुदाता है, ये सच नहीं हो सकता, ऐसा कुछ। हाँ, और इसके फौरन बाद वो जवाबों की तलाश में जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। सीन 5। लॉजिकल है। स्ट्रेंज ही एक्सपर्ट है इन चीजों का। तो स्ट्रेंज क्या कहते हैं? स्ट्रेंज कंफर्म करते हैं कि हाँ, टोनी ने जो देखा वो सिर्फ ख्याल नहीं थे, वो भविष्य की संभावनाएं थीं, एक तरह की चेतावनी। ओके, तो वो उसे समझाते हैं। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात, और स्क्रिप्ट इस पर बहुत जोर देती है, स्ट्रेंज टोनी को एक बहुत सख्त हिदायत देते हैं। क्या? कि टोनी को ये राज किसी को भी नहीं बताना है। अपनी टीम को भी नहीं, स्टीव को, किसी को नहीं? नहीं। स्ट्रेंज के शब्द है, स्क्रिप्ट कोट करती है, अगर तुम इसे किसी को बताओगे तो टाइमलाइन बिगड़ जाएगी, सब कुछ खत्म। ओहो, ये तो टोनी पर एक जबरदस्त बोझ डाल दिया स्ट्रेंज ने। बहुत बड़ा मेंटल बर्डन। सोचिए, उसे न सिर्फ ये भयानक पॉसिबिलिटीज पता है, बल्कि उसे ये जानकारी दुनिया से, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी लोगों से भी छुपानी है। उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इसी बोझ के नीचे दबकर सीन 6 में टोनी फैसला करता है कि ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। हाँ, स्क्रिप्ट में वो मोमेंट है जहाँ वो अपने लैब में अकेला है ना। हाँ, और उसकी अंदर की आवाज इंटरनल मोनोलॉग है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो दुनिया से छुपाने पड़ते हैं, मुझे ये बोझ खुद उठाना होगा। पावरफुल लाइन है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, गॉन्टलेट तैयार हो जाता है और हम आते हैं सीन 8 और 9 पर। हाँ, वो क्लाइमेक्स वाला पार्ट जहाँ सब एवेंजर्स डिस्कस कर रहे हैं कि गॉन्टलेट पहनेगा कौन। एग्जैक्टली। और सब अपनी बात रख रहे हैं और तभी टोनी वो पीछे हट जाता है। वो वॉलंटियर नहीं करता। उसके चेहरे पर वो सारा बोझ, वो डर, वो थकान सब साफ झलक रहा होता है स्क्रिप्ट के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। हाँ, और वो मन ही मन सोचता है, यही रास्ता मैंने चुना है, मुझे ये राज खुद में रखना है। और तभी रॉकेट का वो कमेंट आता है ना सीन 10 में। हाँ, रॉकेट शायद माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, या शायद वो टोनी की हिचकिचाहट को नोटिस करता है और मजाक में कहता है, लगता है सब समझ गए कि ये गॉन्टलेट कितना भारी है। एक छोटा सा मोमेंट, पर टोनी के लिए उसका बोझ तो उतना ही भारी रहा होगा। बिल्कुल।
तो देखिए, ये जो ऑल्टरनेट कहानी है, ये शुरू तो होती है एक छोटे से एक्सीडेंट से, हाँ, बस एक उंगली फिसलने से। पर ये टोनी स्टार्क के कैरेक्टर आर्क को कितना बदल देती है। उसे एक ऐसा राज मिलता है जो उसे उसकी ही टीम के बीच एकदम अकेला आइसोलेट कर देता है। सही बात है। और ये ज्ञान, ये बोझ न सिर्फ उसके उस मोमेंट के डिसीजन को कि वो गॉन्टलेट नहीं पहनेगा इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि शायद उसके अंजाम को भी उस तरफ मोड़ सकता था जो उसने उन विजन्स में देखा था। मतलब एक अलग तरह का सैक्रिफाइस जो हमने एक्चुअल मूवी में देखा उससे भी अलग हो सकता है। स्क्रिप्ट इस पर सिर्फ इशारा करती है, खुलकर नहीं कहती, लेकिन ये पॉसिबिलिटी टोनी के किरदार को एक नई, बल्कि कहूं तो ज्यादा ट्रैजिक डेप्थ देती है। बिल्कुल सही कहा। स्क्रिप्ट का एंडिंग सीन 11 भी काफी सोचने पर मजबूर करता है। टोनी का क्लोजअप शॉट है ना? हाँ, वो थका हुआ लग रहा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन है, जैसे उसने अपनी किस्मत को, अपने इस बोझ को एक्सेप्ट कर लिया है। और स्क्रिप्ट में बैकग्राउंड साउंड्स का भी जिक्र है, धीमी दिल की धड़कन और घड़ी की टिक टिक। हाँ, ये उसके अंदर चल रहे तूफान और वक्त के साथ उसकी रेस को सिंबलाइज करता है, मुझे लगता है। अच्छा टच है। और फिर टोनी की आखिरी वॉइस ओवर लाइन आती है जो बहुत कुछ कह जाती है। क्या लाइन है? मैंने टाइम को देखा है और फंसा हुआ हूं, पर एक हीरो को अपनी किस्मत खुद निभानी पड़ती है। वाह, बहुत पावरफुल एंडिंग है ना? और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी को भविष्य का इतना भयानक सच पता चल जाए तो क्या वो बस किस्मत का कैदी बनकर रह जाता है, या फिर उस जानकारी के बोझ के बावजूद उसके पास अपनी मर्जी से, अपने फ्री विल से अपना रास्ता चुनने की हिम्मत और ताकत बचती है? हाँ, ये सवाल है। क्या नॉलेज आपको लिबरेट करती है या आपको बांध देती है? इस पर सोचना तो बनता है।